इसको पहलगाम के अंदर पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने भारतीयों के ऊपर, निहत्थे भारतीयों पर बहुत क्रूर हमला किया और इस हमले के अंदर लगभग 28 भारतीय जो लोग हैं उनकी मृत्यु हुई। बड़ा दुखद घटना ये घटित हुई। कायराना कार्य था, बहुत निंदा जितनी की जाए उतनी कम है और इसके लिए बड़े रेस्पॉन्स की आवश्यकता जो है निश्चित रूप से है। सरकार ने रेस्पॉन्स जो है कई कैटेगरीज के अंदर करने हैं और उसी के अंदर पहले रेस्पॉन्स के रूप में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज जो है उसने 5 बड़े निर्णय लिए। सबसे पहला निर्णय ये लिया कि सिंधु नदी जल समझौता उसको सस्पेंड कर दिया गया। दूसरा निर्णय लिया गया कि वाघा अटारी बॉर्डर जो है उसको क्लोज कर दिया गया, यानी अब वाघा अटारी बॉर्डर के ऊपर लोगों का आवागमन नहीं होगा। जो लोग पहले से वैध रूप से एंटर कर चुके हैं उनको ये कहा गया कि आप 1 मई तक वापस चले जाएं। तीसरा डिसीजन ये लिया गया कि जो सार्क वीजा एग्जम्पशन स्कीम है उस वीजा एग्जम्पशन स्कीम को के तहत जो भी वीजास जारी किए गए वो सब कैंसिल्ड माने जाएंगे और उन लोगों को 48 घंटे में देश छोड़कर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो निर्णय है उस निर्णय के अंदर भारत के अंदर जो पाकिस्तान का उच्चायोग है वो उस उच्चायोग के अंदर जितने सैन्य सलाहकार हैं उन सभी सैन्य सलाहकारों को ये कहा है कि आप पर्सोना नॉन ग्रेटा हैं, यानी आप भारत के अंदर अवांछित व्यक्ति हैं। आप भारत में अब आप रह नहीं सकते, आपको भारत छोड़कर वापस जाना होगा और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, 1 वीक के अंदर ऐसा नहीं करते हो तो आपकी जितनी भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है वो सारी खत्म हो जाएगी। और भारत के भी जो पाकिस्तान के अंदर उच्चायोग है, पाकिस्तान में जो भारतीय उच्चायोग है उसमें भारत के जो सैन्य सलाहकार है उनको भी हमने वापस बुला लिया है। अगला जो निर्णय है उस निर्णय के अंदर भारत के जो पाकिस्तान में उच्चायोग है उसमें स्टाफ की संख्या को कम कर दिया है। ये स्टाफ की संख्या को कम करने से और उच्चायोग के अंदर जो सैन्य सलाहकार बुलाने हैं इससे होता क्या है, इससे बेसिकली हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं या हमारे जो सैन्य संवाद है वो संवाद कम हो जाएंगे। यानी हम पाकिस्तान के साथ में अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन जो उसको कम करना चाहते हैं, क्योंकि जो देश लगातार आतंकवाद को समर्थन कर रहा है उस देश के साथ में बातचीत नहीं की जा सकती। आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। ये इस निर्णय का एक सीधा सीधा संदेश है कि पाकिस्तान को यह समझना होगा कि अगर उसको बातचीत रखनी है, उसको अच्छे संबंध रखने हैं तो उन संबंधों के साथ में उसको आतंकवाद को समाप्त करना होगा। इस निर्णयों के अंदर अगर सबसे पहला निर्णय देखें तो वह है सिंधु नदी जल समझौते का। क्या है सिंधु नदी जल समझौता, कब हुआ यह समझौता, कैसे नदियों के पानी का बंटवारा होता है और इसका आखिर क्या प्रभाव पड़ता है। सिंधु नदी जल समझौते को समझने से पहले हम थोड़ा इसका बैकग्राउंड देखें। ब्रिटिश काल के अंदर सिंधु नदी के ऊपर कुछ नहरें बनाई गई जिसके कारण पंजाब का जो प्रांत है उस प्रांत को कृषि वहां बढ़ी और उन कृषि बढ़ने के कारण वो प्रांत बड़ा समृद्ध हो गया। अच्छा सब कुछ चल रहा था। फिर उसके बाद में हुआ बंटवारा। 15 अगस्त 1947 भारत और पाकिस्तान 2 देश बन गए। रेड क्लिफ लाइन दोनों के बीच खिंच गई। फिर ये निर्णय लिया गया कि जब बंटवारा हो गया है और खासकर पंजाब का बंटवारा हो गया, पंजाब पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब में बंट गया। पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान को मिल गया, पूर्वी पंजाब भारत को मिल गया। तो जब जगह का बंटवारा हुआ तो पानी का बंटवारा कैसे होगा? क्या पानी वैसे ही बहता रहेगा जैसे पहले बह रहा था या इसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे? इसी बात को लेकर 20 सितंबर 1947 को पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के जो चीफ इंजीनियर्स हैं उनके बीच में एक समझौता हुआ और जो समझौते के तहत ये कहा गया कि जैसा पानी चल रहा था जैसा उसको आगे चलाओ और कब तक ये चलाते रहेंगे, तो इसका डेट डिसाइड की 31 मार्च 1948 तक कि तब तक तो ऐसा चलता रहेगा। उसके बाद दिन आया 1 अप्रैल 1948 का। भारत की तरफ से ये माना गया कि अब वो समझौता खत्म हो चुका है और इसलिए भारत ने पाकिस्तान को जाने वाले पानी को रोक दिया। 2 नहरें थी, दोनों नहरों के पानी को रोक दिया, जिससे पाकिस्तान के अंदर लगभग 17 लाख एकड़ जो भूमि है वो भूमि पानी से वंचित हो गई। पाकिस्तान की हालत खराब हुई। पाकिस्तान ने भारत को रिक्वेस्ट की कि भाई ये तो बहुत गलत बात है, हमारी कृषि जो है खराब हो जाएगी इससे। और इसके कारण फिर थोड़ी बातचीत जो है चलती रही और बातचीत के बाद में ये माना गया भारत ने भी कि भाई चलो कोई बात नहीं, इसको वापस जारी करो और पानी वैसे ही बहता गया। फिर उसके बाद में कि ये पानी कब तक ऐसा बहता रहेगा, क्या इसके बीच में क्या बंटवारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस बात को लेकर 1951 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यूएसए के अंदर जो टेनेसी वैली अथॉरिटी है उसके चीफ डेविड लिलिंथन को भारत में बुलाया और उन्होंने इस जगह का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा। इस आर्टिकल के ऊपर उस जमाने के जो वर्ल्ड बैंक के चीफ थे डेविड ब्लैक, उनकी भी नजर पड़ी। उन्होंने भी इसको, उनके सुझावों को महत्वपूर्ण माना। भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करवाई और उस मध्यस्थता के दौर के अंदर कई सारी मीटिंग्स होती गई। अंततः जाकर
19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता साइन हो गया। भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू ने उस पर सिग्नेचर किए, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने उस पर हस्ताक्षर किए और नदियों को, सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों को दो भागों में बांट दिया गया, पूर्वी नदियां और पश्चिमी नदियां। सिंधु, झेलम और चेनाब इनको कहा गया पश्चिमी नदियां, रावी, व्यास और सतलज इनको कहा गया पूर्वी नदियां। पश्चिमी नदियां पाकिस्तान को दे दी गई, पूर्वी नदियां भारत को दे दी गई। पश्चिमी नदियां पूरी पाकिस्तान की हैं, मतलब पाकिस्तान उसके पानी का यूज कर सकता है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि भारत उसके पानी का यूज कर नहीं सकता। कुछ मामलों में अपवाद भी है, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर अगर डोमेस्टिकली कुछ पेयजल की कोई परियोजना चलानी है या वहां पर कुछ सिंचाई के लिए उस पानी को यूज में लेना हो तो हम उसको प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम उसको किसी और राज्य तक डाइवर्ट नहीं कर सकते। और नॉन कंजप्टिव यूजेस के लिए भी उसका प्रयोग, पानी का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे नौवहन के लिए पानी का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स वहां लगाए जा सकते हैं जिसमें पानी को स्टोर नहीं किया जा रहा, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स उनको कहते हैं। एक तो पानी होता है जहां स्टोर करके और उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, और एक जहां पानी के बहाव के साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है। तो ऐसे रन ऑफ द रिवर जो वाटर प्रोजेक्ट्स हैं वो हम वहां चला सकते हैं। तो पानी वहां गया सिंधु, झेलम, चेनाब का पाकिस्तान के पास, और रावी, व्यास, सतलज जो है हमारे हिस्से आई। लेकिन ये जो समझौता था ये पाकिस्तान की ओर झुका हुआ था। पाकिस्तान को इसमें लगभग 80% पानी मिला है और भारत को इसमें मात्र 20% पानी मिला। हमने ज्यादा पानी उनको दिया एक गुडविल दिखाते हुए कि भाई भारत पाकिस्तान के प्रति या फिर पाकिस्तान के अंदर जो वहां का जो खेती है उस खेती को हम खराब नहीं करना चाहते, वहां की जो लोग हैं उन लोगों को हम पीड़ित नहीं करना चाहते, और इसलिए हमने ज्यादा पानी पाकिस्तान को दिया, कम पानी भारत ने ले लिया। एक बड़े भाई होते हुए जैसा जिस तरीके का व्यवहार होता है वैसा व्यवहार भारत ने किया। इस समझौते को लागू करने के लिए परमानेंट इंडस वाटर कमीशन भी बनाया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों के द्वारा कमिश्नर्स की नियुक्ति होती है, जो ये देखते हैं कि क्या ये समझौता लागू हो रहा है या नहीं हो रहा। दोनों देशों के बीच में जो वाटर का डेटा होता है उसको शेयर करने का काम भी किया जाता है। इसमें विवाद को सुलझाने के लिए भी 3 स्तर बनाए गए हैं। पहले स्तर के विवाद होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रश्न, यानी अगर उस समझौते की किसी लाइन के बारे में या किसी के बारे में कोई कंफ्यूजन है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व किया जाता है परमानेंट इंडस वाटर कमीशन के अंदर। दूसरे लेवल के जो विवाद होते हैं उनको कहते हैं मतभेद, डिफरेंसेस को सॉल्व करने के लिए कुछ न्यूट्रल एक्सपर्ट्स जो है उनको वहां पर उसमें अपॉइंट किया जा सकता है। और तीसरे जो डिस्प्यूट्स होते हैं जिनको वाकई में डिस्प्यूट्स कहते हैं, कोट एंड कोट डिस्प्यूट्स हैं, और इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो उसका प्रयोग किया जाता है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के माध्यम या मध्यस्थता के माध्यम से, अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के माध्यम से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये 3 इसके प्रोविजंस हैं। अब भारत अपने हिस्से का पानी यूज कर रहा है। पिछले कुछ समय के अंदर हमने कुछ ऐसे डैम भी बनाए, जैसे शाहपुर कांडी डैम हमने बनाया, उज डैम जो है वो बनाया, रावी व्यास जो लिंक नहर है वो नहर बनाई, और इस तरीके से पानी का प्रयोग कर रहे हैं। जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उनके जहां जहां अलाउड है पानी को यूज करना उसके लिए भी हमने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए, जैसे किशनगंगा प्रोजेक्ट है, रातले प्रोजेक्ट है, पाकलदुल का प्रोजेक्ट है। ऐसे काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम वहां पर बना रहे हैं। इससे पहले बगलीहार का परियोजना जो है उसका प्रोजेक्ट था। तो ये चल रहा है। अब भारत ने एक रेस्पॉन्स करते हुए इनको ये कहा कि भाई हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं। सस्पेंड करने का मतलब सबसे पहली बात तो है कि जो पानी का डेटा शेयर हो रहा था वो शेयर अब नहीं होगा। और सस्पेंशन की अगली जो कड़ी है कि भाई अभी सस्पेंशन किया तो उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये समझौता समाप्त हो जाएगा। और समझौता समाप्त हुआ तो भारत फिर सिंधु, झेलम और चेनाब के पानी को यूज करने के लिए फ्री है। और अगर भारत ने सिंधु, झेलम और चेनाब के पानी को यूज करना शुरू कर दिया, इसको डाइवर्ट करना शुरू कर दिया, तो इसके कारण पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा जल संकट क्रिएट हो सकता है। पाकिस्तान ने हालांकि इसके अंदर धमकी भी दी है कि इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, कि आप युद्ध की घोषणा है। तो युद्ध की घोषणा पाकिस्तान ने तो अघोषित रूप से बहुत समय से कर रखी है, और भारत भी अगर ऐसा काम कर ले तो शायद रेस्पॉन्स जो है वो रेस्पॉन्स को जैसा उनको मानना है वैसा रेस्पॉन्स को मान सकते हैं। तो इस समझौते को अभी सस्पेंड करना एक तरीके से पाकिस्तान को संकेत है कि अगर आप आतंकवाद को नहीं रोकते हैं तो भारत भी चुप बैठने वाला नहीं है। हम बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्शंस जो है वो लेंगे। अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब भी सर्वदलीय बैठक जो है वो चल रही है, बैठकों का दौर खत्म भी होगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ बड़े निर्णय जो है वो लिए जाएंगे और पाकिस्तान को निश्चित रूप से कोई बड़ा सबक जो है वो सिखाया जाएगा। दूसरे स्टेप के अंदर वाघा अटारी बॉर्डर जो उसको क्लोज कर दिया गया। वाघा अटारी बॉर्डर को क्लोज करने से हमारे वाघा और अटारी के अंदर जो लोग एक दूसरे की जगह इधर से उधर जाते थे, जो थोड़ा बहुत छोटे सामानों का वहां पर जो व्यापार होता था वो व्यापार बंद हो जाएगा। और जो सार्क वीजा एग्जम्पशन स्कीम है
यहां पर भी बात आती है आखिर ये स्कीम क्या है, सार्क वीजा एग्जम्पशन स्कीम क्या है। तो देखो, सार्क नाम की एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में ढाका के अंदर। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स ये उसके सदस्य हैं। 1992 के अंदर इन्होंने एक वीजा एग्जम्पशन स्कीम लॉन्च की, जिसके तहत यहां की 24 कैटेगरी की डिग्निटरीज, यानी कुछ महत्वपूर्ण जो लोग होते हैं, जैसे कुछ राजनेता हो सकते हैं, कुछ वैज्ञानिक हो सकते हैं, कोई फिल्म स्टार हो सकते हैं, कोई कल्चरल फिगर्स हो सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हो सकती है, वो लोग सभी देशों में, इन जो सार्क के देश हैं, इन सार्क के देशों में बिना किसी रोक टोक के या वीजा फ्री वो वहां पर आ जा सकते हैं। इस प्रकार की स्कीम है। इसके तहत जो भी होम कंट्री होती है वो एक वीजा स्टिकर जारी करती है। जिस व्यक्ति को ये इसका लाभ देना है उसको एक वीजा स्टिकर मिलता है, वो अपने पासपोर्ट में वीजा स्टिकर लगाता है और उसके बाद में वो उससे कहीं पर भी आ जा सकता है। भारत के अंदर पाकिस्तान से अगर कोई नेशनल्स आते हैं, पाकिस्तान के लोग आते हैं, तो उनको रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस है पहले भी, कि वो कुछ स्थानों पर ही जा सकते हैं, जैसे कुछ धार्मिक स्थलों पर जा सकते हैं या फिर उनका पाकिस्तान का जो कमीशन है वहां तक वो जा सकते हैं। तो कुछ जगहों पर उनको जाने की अनुमति है। अब अगर ये वीजा प्रोग्राम कैंसिल किया गया है तो इसके कारण ऐसे जो लोग हैं जो यहाँ आते तो हैं ऐसा पर्पस बताकर कि हम कोई धार्मिक काम से आ रहे हैं या फिर हम किसी कल्चरल काम से आ रहे हैं, और फिर वो करते यहाँ पर आतंकवाद को सपोर्ट करने का काम करते हैं। तो जैसे ही वीजा प्रोग्राम कैंसिल होगा तो ऐसे सब लोगों को भारत से बाहर जाना पड़ेगा, और भारत से बाहर जाएंगे तो उनके द्वारा जितनी गतिविधियां हैं, उन्होंने जो भी सपोर्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट कर रखा है, वो सारा सपोर्ट स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। ऐसा ही कार्य जो है वो जो सेना, जो वहां का पाकिस्तान का उच्चायोग है, वहां से जो सैन्य सलाहकार है उनको वापस भेजने से भी है, कि जो सैन्य सलाहकार हैं वो भी दबे पांव या फिर ये कहा जाए तो गुपचुप कर वो कश्मीर के अंदर जो मिलिटेंट एक्टिविटीज है उन मिलिटेंट एक्टिविटीज को किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट करते हैं। और अगर अब उनको वापस बाहर जाने के लिए कहा जाएगा तो वो जो सपोर्ट स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट कर रखा है वो सपोर्ट स्ट्रक्चर थोड़ा कमजोर होगा, खत्म हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो निश्चित रूप से कमजोर जो है कमजोर होगा। और फिर जिस तरीके से हमने उसके बाद पाकिस्तान के साथ में जो वहां के जो उच्चायोग है उसकी संख्या हम कम कर रहे हैं, स्टाफ की संख्या, तो इससे तो निश्चित रूप से डिप्लोमेटिक रूप से देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ में हमारे संबंधों को हम लोअर करने की बात जो है इसके तहत कर रहे हैं। तो ये 5 निर्णय जो है अभी तक लिए गए हैं, इन 5 निर्णयों को अभी तक हमने समझा। मेरा ये मानना है कि भारत को सिर्फ डिप्लोमेटिक रेस्पॉन्स नहीं, कुछ और बड़ा रेस्पॉन्स जो करना होगा। पाकिस्तान को समझना होगा कि भारत अब वो पुराने वाला भारत नहीं है। भारतीय लोगों की जान की एक बहुत महत्वपूर्ण कीमत है। हर भारतीय की जान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप भारतीय की जान लोगे तो ये ऐसे ही नहीं चल सकता, बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा। इस बिजनेस का जो है किसी ना किसी प्रति आपको अकाउंटेबिलिटी ठहराई जाएगी, आपको जो है जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा कैसे किया, और ऐसा कैसे किया तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। और मैं ये मानता हूं कि सरकार जो है वो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई करेगी और ऐसा कार्य करने वाले जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उन रिस्पॉन्सिबल लोगों को पाताल लोक से चाहे ढूंढ के लाना पड़े उनको लाएगी और उनको खत्म करेगी। उनको ये बात भुगतनी पड़ेगी कि उन्होंने भारत की अस्मिता के ऊपर जो है हाथ उठाया है, और ऐसा करते वो कभी ना करें, सपने में भी ऐसा ना सोचे, रूह कांप जानी चाहिए उनकी। ऐसा निर्णय जो है भारत की तरफ से लिया जाना चाहिए। और मैं मानता हूं कि सभी राजनीतिक दल, भारत के हर व्यक्ति, हर भारतीय नागरिक इसके अंदर पूरे भारत सरकार के साथ में है कि वो सरकार एक कठोर निर्णय ले। हम उसके अंदर जो है वो पूर्ण रूप से सरकार का साथ देने के लिए तैयार है। धन्यवाद। अब हम क्या पढ़ेंगे? सोर्स।